हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। मतलब हमारा जो भारत में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है उसमें कौन कौन से तथ्य बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया? सन्यासियों के द्वारा। और 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में की। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया और नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन विकास के सिद्धांत पर उस सिद्धांत का मतलब प्रतिपादन किया। तो जो धन विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो नौरोजी दत्त एवं वाचा ने। इन्होंने धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। तो धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन तो तीनों ने किया है, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने जो धन का पलायन सिद्धांत है, इसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। और उनकी पुस्तक कौन सी है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो बुक है, ये किसकी लिखी हुई है? तो दादा भाई नौरोजी की, जिसमें उन्होंने धन के पलायन सिद्धांत का वर्णन किया है। फिर है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, जो कि चुनाव हार गए थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो WC बनर्जी। पर वो चुनाव जो है वो हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। यानी चुनाव लड़ने वाले पहले थे WC बनर्जी, और जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य वो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में इन्होंने चुनाव को जीता था। तो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव हुआ, वो दादा भाई नौरोजी ने जीता। और ये लिबरल जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य है, वो चुने जाने वाले ये पहले भारतीय रहे। और जो पहले सबसे चुनाव लड़ने वाले कौन थे? तो वो थे हमारे WC बनर्जी, यद्यपि वे चुनाव वो हार गए थे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो ये भी बेहद ही इम्पॉर्टेंट एक घटना है इतिहास, जिसे हम बंगाल विभाजन कहते हैं। क्या किस नाम से पुकारते हैं? बंगाल विभाजन। तो इसकी घोषणा कब हुई? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसकी घोषणा कब की थी? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। जब ये बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, तो उसी के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। यानी जो ये बंगाल विभाजन हुआ, ये कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में जो है वो शोक दिवस मनाया गया। तो जो बंगाल विभाजन था वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसको राखी दिवस किसके कहने पर, किसके आह्वान पर मनाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है, ऐसे नारों को लगाया गया कि वंदे मातरम और विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ऐसे नारों का प्रयोग किया गया। फिर है स्वदेशी आंदोलन का विचार।
सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो जो स्वदेशी आंदोलन का विचार है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो जो आंध्र के जो डेल्टा इलाके हैं वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को जो है तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इसको जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से सभी वहाँ पर जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में नेतृत्व जो स्वदेशी आंदोलन था उसका दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रज़ा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना व मुंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। तो जो स्वदेशी आंदोलन था उसके नेतृत्व की बात करें तो दिल्ली उसका नेतृत्व सैयद हैदर रज़ा ने, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और पूना व मुंबई में तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। तो 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में। वहीं पर उन्होंने पहली बार स्वराज्य की मांग की। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी को के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दो दलों में विभाजित हो गई। तो जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी इसको किस प्रकार से चलाना है इसी विवाद को लेकर 1907 में जो है सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। उसी में कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी यानी कि गरम और नरम दल में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। तो आमार सोनार बांग्ला गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यही गीत जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो भारत का राष्ट्रीय गीत भारत का राष्ट्रीय गान और बंगाल का राष्ट्रीय गीत इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। तो स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिसल में। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु, पर उससे पहले हम कांग्रेस के कुछ विशेष टिप्पणियाँ मतलब कांग्रेस पर जो कुछ विशेष टिप्पणियाँ की गई। डफरिन कहते हैं कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन का मानना है कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सके। तो लॉर्ड कर्जन यही कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ाकर गिर रही है और मेरी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक इसको मरने में मदद कर सकूं। तो ऐसी जो मानसिकता थी वो लॉर्ड कर्जन की थी। फिर है अरविंद घोष, वो कहते हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी का मानना था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय का मानना है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। तो ऐसा मानते थे लाला लाजपत राय कि लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज ही है कांग्रेस। फिर 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी अमेरिका के शिकागो नगर में पहुँचे। तो जो स्वामी विवेकानंद है वो अमेरिका में किस शहर में गए थे? शिकागो। सितंबर 1893 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे स्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया, सिर्फ 2 मिनट।
जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। तो किसको कहा जाता है तूफानी हिंदू? स्वामी विवेकानंद जी को। किस कारण? जो उन्होंने अमेरिका में अपना भाषण दिया था शिकागो शहर में। फिर है कि 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद जो योगीराज अरविंद घोष, जिनका समय 1872 से 1850 ईस्वी, तो उन्होंने उनकी जो है वो भारत भूमि पर वापसी हुई। कब? तो 1893 में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई और उन्होंने 1893 में एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने प्रकाशित किया? योगीराज अरविंद घोष ने 1893 में। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। तो एनी बेसेंट भारत कब आई? तो वो भारत आई थी 1893 को 16 नवंबर में। 16 नवंबर को 1893 में एनी बेसेंट जो है वो भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, यानी मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। तो जो एनी बेसेंट है उन्होंने कहा भारतीयों से कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी 1869 से 1948 ईस्वी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। तो जो गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में अब्दुल्ला सेठ नाम के व्यापारी के मुकदमे में वो गए दक्षिण अफ्रीका। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन इसकी स्थापना की। तो ये किसने स्थापित की? नासिक में चापेकर बंधुओं ने सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन इसकी स्थापना की चापेकर बंधुओं ने नासिक में। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन था अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। कब हुई थी? 24 मार्च 1903। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मिश्र पी मित्र इसका नेतृत्व संभालते हैं और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ था? कलकत्ता में। इसके प्रथम कार्यकारिणी 5 सदस्य थे। कौन कौन थे? प्रथमनाथ मित्र जो इसके अध्यक्ष बने, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष उपाध्यक्ष बने, सुरेंद्र नाथ ठाकुर जो कि कोषाध्यक्ष बने और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्यता जो है उन्होंने संभाली। किसने? सिस्टर निवेदिता। तो इसकी कार्यकारिणी अध्यक्षता किसने संभाली? तो सिस्टर निवेदिता की सदस्यता में। और कोषाध्यक्ष कौन बने? सुरेंद्र नाथ ठाकुर। उपाध्यक्ष अरविंद घोष और जो अध्यक्ष हैं वो प्रथमनाथ मिश्र और एक सदस्य रहे चित्तरंजन दास। तो ये इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। तो अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कोलकाता में 1906 में। इसका मुख्य उद्देश्य था खून का बदला। तो इसका मुख्य उद्देश्य था खून का बदला। फिर है कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो बंगाल में जो पहला प्रमुख संगठन था अनुशीलन समिति, उसकी स्थापना 1903 को हुई थी। और वहीं पर जो भारत का गजेटियर के पेज 564 के अनुसार अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष ने की थी। तो ये दोनों मतभेद हो सकते हैं और ये दोनों ही चीज़ें रिलेटेड होती हैं। होता नहीं कि इतिहासकारों का मत थोड़ा अलग अलग सा रहता ही है। तो ये वही चीज़ है कि कुछ मानते हैं कि तब हुआ था और कुछ मानते हैं कि उनके अनुसार हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट है कि जो ये अनुशीलन समिति है इसको जो स्थापित किया गया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे चल बारिंद्र घोष
और अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और आंदोलन को उन्होंने और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक स्वाधीनता न प्राप्त हो जाए। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति में उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा। किसने? तो हेमचंद्र दास कानूनगो उनको भेजा था पेरिस, और वहाँ पर उन्होंने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की से बम बनाना सीख लिया। बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश भट्टाचार्य ने 1906 में, कब? 1906 में जो है वो युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। तो बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश भट्टाचार्य ने कब? तो 1906 में युगांतर नाम की साहित्यिक पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई और 1908 में ये पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 में ढाका में की थी और ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। कितनी थी? 500 शाखा। तो ये था कि ढाका अनुशीलन जो समिति उसकी स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास ने 1904 में ढाका में की और उसकी लगभग 500 शाखाएं थी। फिर है 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। तो ये झटका कब लगा भारत को? मतलब ढाका में जो अनुशीलन समिति के सदस्य थे उनको कब लगा ये झटका? तो 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को, कब? तो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। तो कब प्रयत्न किया उन्होंने? जो है 30 अप्रैल 1908 को। कौन कौन था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को जो है मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया, पर गलती से जो बम था वो कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे कि 2 महिलाओं, प्रिंगले की पत्नी और बेटी, उनकी मृत्यु हो गई। यानी करना वो कुछ और चाह रहे थे पर हो कुछ और गया। गलती से जो बम था वो कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं, प्रिंगले की पत्नी और उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। तो ये जो था ये गलती से हुआ और चाकी ने फिर आत्महत्या कर ली। जो चाकी थे, कौन चाकी? तो चाकी जिन्होंने ये प्लान बनाया था खुदीराम बोस के साथ, प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने जब ऐसी घटना हुई फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी जो है वो दे दी गई। मतलब सोच के ही कितना दुख होता है कि उनको मात्र 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त को 1908 को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं खुदीराम बोस के पूरे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। तो खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी को हुआ, हबीबपुर जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। इनको पकड़ने वाली पुलिस थी फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन था? कर्नडफ। सरकारी जो वकील थे वो थे मानुक और विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील थे कालिदास बोस
फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 को। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा, यानी मतलब इतनी वीरता आती कहाँ से थी इन लोगों में। एक हाथ में जो है वो गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए, यानी मतलब बस एक ही बात आती, कैसे कैसे आखिर कैसे, मेरी तो समझ में नहीं आता है। फिर है अलीपुर षड्यंत्र केस। 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। तो 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण जो पेश किया गया और इन व्यक्तियों को इसके कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। बारेंद्र कुमार घोष, उल्लासकार दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी का आजीवन काला पानी की उनको सजा मिली। तो मतलब जो बरेंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त और हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी थे, इनको जो है आजीवन काला पानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दे दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम और विले स्थापित कर लिया। तो जब उनको जो है इस मुकदमे से उनको जो है छोड़ दिया गया अरविंद घोष को, तो उन्होंने क्या किया कि अपना आश्रम उन्होंने औरविले में स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने तो दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नाम की संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. वापट बम बनाने कला सीखने के लिए पेरिस गए। तो जो मतलब महाराष्ट्र में थे महाराष्ट्र में जो विनायक दामोदर सावरकर थे, उन्होंने 1904 में अभिनव भारत नाम की संस्था स्थापित की और अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए वो पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे गणेश सावरकर। उन्होंने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचनाएं की थी, जिस कारण नासिक के जो जज थे जैक्सन, उन्होंने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून को 1909 को उनको आजीवन निर्वास का दंड दिया। तो जो गणेश सावरकर थे, उन्होंने जो वो रचनाएं की थी कुछ राष्ट्र भक्ति से या देशभक्ति से प्रेरित, उनके कारण जो नासिक के जज थे जैक्सन, उन्होंने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको 8 जून को ही 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया और जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। जैसे ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी और जैक्सन की हत्या के अभिवेग में अनंत लक्ष्मण कन्हर, कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे, इन तीनों को 19 अप्रैल 1911 को फांसी की सज़ा दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी और दैनिक पत्र केसरी मराठी नाम के 2 पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। तो जो
साप्ताहिक पत्र था मराठा अंग्रेजी और जो दैनिक पत्र था केसरी मराठी, उसका जो है प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने ही इसका जो है प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की उनको कारावास हुई और 1908 में राजद्रोह के आरोप में उनको 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के मॉडले जेल में 6 वर्ष उनको काटने पड़े और तिलक को जो सज़ा थी वो सुनाने वाले जज का नाम था डावर। तो वो कौन सा जज था? डावर। फिर एक नोट है कि वैलेंटाइन शिरोल ने, कौन? वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक कौन सी? इंडियन अनरेस्ट, उसमें तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, यानी उन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा। तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था कि उन्होंने जब उनको जो है भारतीय शांति का जनक कहा तो इस कारण उन्होंने तिलक ने जो है उनके ऊपर जो है मानहानि का मुकदमा कर दिया। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में, कहाँ पर करी है? लंदन में 1905 ईस्वी में। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा व्यक्ति है जिसको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को। अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, बेहद ही इम्पॉर्टेंट, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण और उनका विकास हुआ। न्यू इंडिया नाम की अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला। तो जो न्यू इंडिया नाम की अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था और वंदे मातरम नाम का जो समाचार पत्र था उसको किसने निकाला? तो विपिन चंद्र पाल ने। फिर है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष। तो जो ये 30 दिसंबर 1906 को जो ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष कौन रहे? नवाब वकारुल मुल्क, इसके वो अध्यक्ष रहे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। इसी में जो है वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था और लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस विभाजन के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। किसने की? सैयद इमाम ने। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया और इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। तो जो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग थी इसको कब माना गया? तो 1909 में मार्ले मिंटो के सुधार में। फिर है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का भी समर्थन किया। तो बंगाल विभाजन का समर्थन मुस्लिम लीग ने किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। किसने? सैयद अमीर अली ने।
अब हैं भीकाजी रुस्तम कामा। भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी ये, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। ये विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है। तो जो विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना यही है जो भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा किया गया। इनके माता पिता जो हैं वो पारसी थे। क्या थे? पारसी। और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया। तो उस पद पर भी इन्होंने काम किया, उनके निजी सचिव के रूप में, दादा भाई नौरोजी के। फिर हैं 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इनको मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कानरे ने जैक्सन को गोली मार दी। तो जैक्सन को किसने गोली मारी थी? अनंत कानरे ने, 21 दिसंबर 1909 को। आगे हमारा और भी टॉपिक है जो इस सबसे जुड़ा हुआ है और अभी ये कंटिन्यू चलेगा। तो ये पहला पार्ट है, अभी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। फिर कहीं ये हो सकता तीसरा भी लाना पड़े, पर अभी ये अधूरा ही है। तो इसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वो वीडियो डालते ही मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।